मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के सबसे पहले प्रत्युष जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान की सेना। जय हिंद। आज हमने अभी तक आपको बता दूं कि हमने अभी तक क्या क्या टॉपिक किया। वर्ल्ड हिस्ट्री का थर्ड सेशन वैसे है, डाउट क्लियरिंग सेशन है। और आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। गुड इवनिंग, मैं बढ़िया हूँ। देखिएगा अभी तक टिल डेट हमने क्या क्या कवर किया है। हमने दो चीजें कवर की है। दो, निकुंजय दहिया हेलो, ललित, यश हेलो, सचिन, आदित्य राज, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय सर, मैं आपके लेक्चर से अच्छे से पढ़ रहा हूँ, लेकिन सर फैक्ट और नेम को याद करने में बहुत सबके साथ होती है। डोंट वरी, सबके साथ प्रॉब्लम होती है। यू आर नॉट द ओनली वन। क्लियर है ना? तो सो डोंट वरी। ओके, देखिए अभी तक हमने क्या क्या कवर किया हुआ है। कवर्ड, तो पहली चीज हमने कवर किया है रेनेसा का, है ना, यानी पुनर्जागरण का टॉपिक कवर किया है ना। और दूसरा टॉपिक हमने कर दिया अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन कर लिया है ना। अमेरिकन रेवोल्यूशन जब कर लिया है तो अमेरिका में जो फ्रेंच सैनिकों ने, जो फ्रेंच ट्रूप्स ने अपनी पार्टनरशिप की थी, मतलब फ्रेंच जो आर्मी यहाँ पर भाग ली थी, वो अपने देश में आते हैं वापस। और किस देश में? फ्रांस में। और वो फ्रांस में आके एक रेवोल्यूशन का बिगुल बजा देते हैं, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन लाते हैं फ्रांस में। ठीक है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन लाते हैं। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1789 में। और ये हुआ था अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 से शुरू हुआ था। तो ये अलग है, ये अलग है। क्लियर है ना? तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। और आई डोंट थिंक कि जो है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जो मैं पढ़ाऊंगा, टैक्स क्या टैक्स बेटा, विश्वजीत क्या टैक्स सर आपके? हाँ, नोट्स मोर देन एनफ है बच्चे, मोर देन एनफ है। आपको कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर ना? थोड़ा सा बता दीजिए क्या टैक्स बेटा, कौन सा टैक्स, कौन सा टैक्स बताना है सर? टैक्स वाला रीजन थोड़ा बता सकते हैं? कौन सा टैक्स वाला रीजन? देखिए टैक्स जो होता था कि हाँ, लुई 16 को हटा देते हैं। यस, टैक्स जो है बहुत सारे टैक्स लगाए गए थे उसमें, और बहुत सारे टैक्स लगाए गए थे। उन्हीं टैक्सेस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? अमेरिकन रेवोल्यूशन में जो टैक्स लगाए थे, स्टैम्प टैक्स लगाया गया था, और शुगर टैक्स या और बहुत सारे टैक्स लगाए गए थे, वही टैक्स है। अभी फ्रेंच रिवोल्यूशन पर काम करते हैं। ठीक है, शुगर टैक्स, स्टैम्प टैक्स, ये सब लेवी किए गए थे। लेट नहीं हुआ, बस शुरू हो गए। फ्रेंच रिवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपको जानना है तो याद रखिएगा, फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 में होती है, और 1787, 89 और फाइनली 1789 तक आती है। 1770, 89 और इसके बीच में है। ठीक है ना? खुश रहिए सूरज, बढ़िया है हेमू। इसको रेवोल्यूशन ऑफ 1799 89 कहा जाता है। क्लियर है ना? फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को क्या दिया है, ह्यूमैनिटी को क्या दिया है? हाउ वी डोंट हैव टाइम टू चेंज योर फोन बिकॉज ऑफ देखिए जस्ट अ मिनट, इसने दुनिया को लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी नाम की तीन चीजें दी हैं जो पूरी दुनिया के काम आती हैं। मैं उदास नहीं हूं बेटा, आई एम नॉट उदास। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी तीन चीजें दी हैं, यानी कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है ना? अपसेट नहीं हूं बेटा। तीन कार्नेटिक वॉर कौन कौन से थे, ये क्वेश्चन आया है। तीन कार्नेटिक वॉर, देखिए कार्नेटिक वॉर 3 बार में हुए थे, 3 सालों में हुए थे। इंडिया में हुए थे, इंडिया में हुए थे। इंडिया में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का हिस्सा था। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का हिस्सा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हल्का फुल्का बाहर होता है, आवाज आ जाती बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ के 3 मेन कॉजेस फ्रेंच रेवोल्यूशन के सबसे पहले कारण देखते हैं। एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल जैन जैन बच्चों, फ्रेंच में कैसे आया रेवोल्यूशन? आता है, एक मिनट आदित्य, बस यही मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए 3 मेन कारण कौन से थे? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। ठीक है ना? अच्छा कोई बात नहीं, पहले 2 क्लासेस बाद में देखते हैं ना। अभी देखिए पॉलिटिकल कौन से देखिएगा, 18th सेंचुरी में यहाँ पर फ्रांस में कैसी चल रही थी? ऑटोक्रेटिक मोनार्की, यानी राजतंत्र था। और राजतंत्र कैसा था? निरंकुश था। राजतंत्र कैसा था? निरंकुश। और जो फ्रांस के राजा जो थे उनको अनलिमिटेड पावर्स लगी थी। अरे भाई जो पढ़ा रहा हूं समझो यार, हिंदी में, इंग्लिश में, पहले से ही अपने आप में एक क्वेश्चन श्योर है। और ये अपने आप को क्या डिक्लेयर कर चुके थे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। बाकी सारी चीजें आपको दिमाग में रहती हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो उस पर ध्यान नहीं रहता आप लोगों का। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करिए। और पॉलिटिकल कॉज में देखिए लुई 14 से शुरू हो जाता है। यहां पर लुई 14 क्या इशू करता था? लेटर द काशे, इंडिया के रॉलेट एक्ट की तरह। ये इंडिया का रॉलेट एक्ट नाम सुना है आपने? इंडिया का रॉलेट एक्ट सुना है आपने? इसी तरह से यहाँ पर लेटर द काशे, ठीक है ना, लेटर द काशे यूज करते थे, और उसकी वजह से किसी को भी अरेस्ट कर लेते थे। मतलब राजा जो था वो लग्जरियस लाइफ जी रहा था, रॉयल कोर्ट उसका वर्साई में था, शीश महल था, तो उसी तरह का ये तो
अनलिमिटेड पावर को यूज कर रहे थे और किसी भी तरह से किसी भी तरह से किसी भी अटेंशन नहीं देते थे किसी भी प्रजा के खिलाफ के लिए। लुई 14 के बारे में याद रखिए, कौन सा डायनेस्टी देख इधर आ जा गधे, इधर आ। ये डायनेस्टी का नाम देखिएगा, डायनेस्टी कौन सी है? बोर्बो डायनेस्टी। डायनेस्टी कौन सी है? बोर्बो डायनेस्टी, यानी बोर्बो वंश। क्लियर है ना? ये बोर्बो वंश है। लेकिन फिर भी लुई 14 के बारे में देखना ना, एफिशिएंट था, हार्ड वर्किंग था और कॉन्फिडेंट था। शॉर्ट नोट्स नहीं है, कंप्लीट नोट्स हैं भाई, सारे परेशान हो। पहले नोट्स देख लो, बाकी देख लो, जो मैं पढ़ा रहा हूं कोई नहीं देखो। He was an efficient, hard working। हाँ, किसी को पढ़ने का मन नहीं है सर, ये नोट्स हैं, नोट्स कब मिलेंगे, शॉर्ट हैं, लॉन्ग हैं, पढ़ने में मजा नहीं आता है, सारी चीजें है ना, सारी चीजें आप लोग। इसीलिए मैं जब चैट अगर देखिएगा, लुई 14 ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? आई एम द स्टेट। याद रखिएगा, चैट ऑफ नहीं करूंगा। कई बार बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं, पूछी जाती हैं, जिनको पूछे जाने की जरूरत होती है, इसलिए मैं रखा हूं। तो लुई 14 के बारे में समझ में आया? लुई 14 एफिशिएंट था, लुई 14 हार्ड वर्किंग था, ऑफ बोर्बो डायनेस्टी, ठीक है ना। और इस लुई 14 ने अपने आप के लिए क्या कर रखा था? आई एम द स्टेट। इसके अलावा लुई 15 आता है लुई 14 के बाद, लेकिन इसको क्या कहा जाता है? बटरफ्लाई मोनार्क। ये क्वेश्चन आ चुका है, बटरफ्लाई मोनार्क। बटरफ्लाई मतलब समझ ना, बस केवल लिजा था, कोई डिफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी थी, इसकी डिफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी थी। लुई 15 के समय में 7 ईयर वॉर होता है इंग्लैंड के साथ, वही जो आपको पता है 1756 से 63, 7 ईयर वो। आई एम द स्टेट क्या कर रहा था? व्हाट इज दिस लग्जरी? आई एम द स्टेट क्या कर रहा था, क्या कर रखा था? वो कहता था मैं ही फ्रांस हूं। वो कहता था मैं ही फ्रांस हूं भाई, हाँ मैं ही फ्रांस हूं। क्या सोचते हैं? पूरा पढ़ा समझिए। मोनार्की और ऑटोक्रेटिक एक ही नहीं है। मोनार्की मतलब राजा का शासन, राजा का शासन कभी कभी सोशल वेलफेयर वाला भी होता है, डिक्टेटरशिप वाला अलग होता है ना। क्या हिंदी में नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं पंजाबी में बोल रहा हूं क्या? हाँ सुनो, कुलीन वर्ग कौन है? अभी रुक जाओ। लुई 15 के पीरियड में, लुई 15 के पीरियड में 7 ईयर वॉर से जो फ्रांस हारता है इंग्लैंड से और बैंकरप्ट हो जाता है, और इसीलिए उसने लिखा था मरने के समय, आफ्टर मी द डेल, यानी कि मेरे बाद बैंकरप्ट मतलब दिवालिया, ठीक है ना, दिवालिया, ये दिवालिया हो गया। याद रखना, ही रियलाइज करता है बाद में और क्या कहता है? आफ्टर मी द डेल, मतलब मेरे बाद प्रलय होगी, मेरे बाद क्या होगी? प्रलय होगी। और प्रलय किसके लिए हुआ? लुई 16 के समय। लुई 15 के बाद जब लुई 16 आता है, फ्रांस का राजा बनता है, तो इकोनॉमिक कंडीशन खत्म है,
और लुई 16 खुद खुद क्या था? इनोसेंट। हाँ, दिवालिया मतलब वेदांत पढ़ लो भाई। दिवालिया का मतलब होता है पूरी तरह से बर्बाद, जिसके पास एक भी पैसा ना हो। लुई 16 जो है इनोसेंट और सिंपल मैन था। पुअर नहीं मतलब एक भी खत्म खत्म। हाँ, फ्रांस वीक हो गया था, यस, इकोनॉमिकली वीक था। अंग्रेजों से लड़ लड़ के, ब्रिटिश से लड़ लड़ के खत्म हो गए थे। लेकिन यहाँ देखिए, लुई 16 के समय इनकी रानी कौन थी? क्वीन मैरी एंटोनेट। वो केवल बात रखती थी। देखिएगा, राजा है लुई 16, रानी है मैरी एंटोनेट। क्लियर है ना? और मतलब जो है, जो वाइफ है और अपने ऊपर रहेगी, तो वही जो है वो अपनी प्राउड फीलिंग के साथ जो है ऑस्ट्रियन इम्प्रेस के साथ वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना? अब देखिए, इसीलिए वो लग्जरियस और एक्सट्रावेगेंट लाइफ जीती थी, यानी कि विलासितापूर्ण जीवन। यानी ये कैसे जीती थी? विलासितापूर्ण जीवन। एनडीए की तैयारी कर रहे हो, हिंदी की जरूरत मत रखो। एनडीए में जोली की तैयारी कर रहे, प्लीज गो थ्रू इंग्लिश। ठीक है ना? भाई लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। आई एम मेकिंग दिस ग्रुप कूल काम। और उसने जो है ही, यानी कि क्वीन मैरी एंटोनेट ने ही बीज बो दिए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इसका मतलब पॉलिटिकल मतलब क्राइसिस क्या है, पॉलिटिकल कारण क्या है? ऑटोक्रेटिक मोनार्की, डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर, और इससे पॉलिटिकल कॉज। ये पॉलिटिकल तो था ही, यही इकोनॉमिक कॉज भी है ना? इकोनॉमिक कॉज, सोशल कॉज देख लीजिएगा। देखिए, फ्रांस का सोशल स्ट्रक्चर जो था, 3 ग्रुप था। फ्रांस में 3 स्टेट थे। क्लर्जी जो था, ये ऊपर वालों का समाज था। क्लर्जी मतलब पादरी वर्ग, पादरी। नोबल मतलब कुलीन वर्ग, और बाकी कॉमन, सामान्य लोग। ये 3 क्लास था इनका। इसको कहते थे फर्स्ट एस्टेट, और इसको कहते थे सेकंड एस्टेट, और इसको कहते थे थर्ड एस्टेट। ठीक है ना? तो ये 3 एस्टेट थे। फ्रांस की क्रांति के समय सोशली 3 एस्टेट में बटा हुआ था। अब देखिए, क्लर्जी के बारे में देखना, ये फर्स्ट स्टेट था, ये भी 2 भागों में बटा। क्लर्जी जो है, एक हायर है, एक लोअर है। जो हायर क्लर्जी जो थे, वो जो है चर्च, मोनेस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चलाते थे। उनको जो है कोई टैक्स नहीं देना होता था। बात समझ में आया? लेकिन लोअर ये एक्सप्लॉइट करते थे। चर्च, ये 3 एस्टेट थे। फ्रांस की क्रांति के समय सोशली 3 एस्टेट में बटा हुआ था। अब देखिए, क्लर्जी के बारे में ना, तो ये 3 एस्टेट थे। फ्रांस की क्रांति के समय सोशली 3 एस्टेट में बटा हुआ था। अब देखिए, क्लर्जी के बारे में देखना, ये फर्स्ट स्टेट था, ये भी 2 एस्टेट थे। फ्रांस की क्रांति के समय सोशली 3 एस्टेट में बटा हुआ था। अब देखिए, क्लर्जी के बारे में देखना, ये फर्स्ट स्टेट था, ये भी 2 भागों में बटा। क्लर्जी जो है, एक हायर है, एक लोअर है। जो हायर क्लर्जी जो थे, वो जो है चर्च, मोनेस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चलाते थे। उनको जो है कोई टैक्स नहीं देना होता था। बात समझ में आया? लेकिन लोअर ये एक्सप्लॉइट करते थे। लेकिन लोअर क्लर्जी जो थे, ये समाज में लोगों को ट्रू सेंस में सेवा करते थे, और इसलिए उनकी जीवन खराब था। बात समझ में आया? ठीक है ना? हाँ, ये आप समझ लीजिए, ये समझ में आ गया ना? तो जो ऊपर का क्लर्जी यानी पादरी वाला वर्ग था, पादरी वाला जो वर्ग था, फर्स्ट स्टेट में 2 भाग थे। ऊपर वाले लोग अच्छी लाइफ जी रहे थे,
एक्सप्लॉइट कर रहे थे, कोई टैक्स नहीं दे रहे थे, अयाश थे, नीचे वाले लोग थे ना, जनता की सेवा करते थे। अब इसके बाद देखेंगे नोबिलिटी, कुलीन वर्ग। कुलीन मतलब बहुत ज्यादा जो दरबार में बहुत अच्छे लोग होते हैं, दरबारी जो होते हैं, उनको सेकेंड एस्टेट कहा जाता था। वो भी कोई टैक्स नहीं देते थे, ठीक है। और ये नोबिलिटी जो थी वो भी दो भाग में बटी थी, ये भी सब डिवाइडेड थी दो पार्ट्स में, एक कोर्ट नोबल्स और एक प्रोविंशियल नोबल्स। यानी कि फ्रांस अगर है तो यहाँ पर पेरिस में जो रहते हैं लोग वो कोर्ट नोबल्स हैं, और जो उसके अलग अलग एरियाज में रहते हैं वो क्या है, प्रोविंशियल नोबल्स। तो ज्यादा अधिकार किसको मिले होंगे, ज्यादा राइट्स किसको मिले हैं, जो कोर्ट नोबल्स हैं उनको ज्यादा अधिकार मिला है। वो पॉम्प और लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, कोई टैक्स नहीं, क्लियर है ना। और वो उनको पता ही नहीं था कि कॉमन लोगों की क्या प्रॉब्लम है, वो सोने चांदी के महलों में रहते थे, है ना। पॉम्प क्या है, पॉम्प मतलब देखिए क्या लिखा है, द कोर्ट नोबल लिव्ड इन पॉम्प एंड लग्जरी, मतलब विलासिता, ये एक फ्रेज है। पॉम्प मतलब पॉम्प एंड लग्जरी मतलब विलासितापूर्ण जीवन, लग्जरियस लाइफ जीना। इकोनॉमी रेस, अभी रुक जाओ बेटा सचिन, रुको रुको भाई रुको, थोड़ा सब्र करो, है ना। ऑन द अदर, आरामदायी दिन, ऑन द अदर हैंड प्रोविंशियल नोबल्स जो थे, ठीक है ना, सुख समृद्धि वाला, यस, जो प्रोविंशियल नोबल्स थे वो लोगों की प्रॉब्लम्स को काम कर रहे थे, और इस तरह से उनको उतना प्रिविलेज भी नहीं मिला था, ठीक है ना। थर्ड स्टेट कौन था, बहुत विषम वर्ग था, विषम मतलब सारी जनता इसी में थी, फार्मर्स, कॉबलर्स, स्वीपर्स, अदर लोअर क्लास के लोग जो भी थे सब इसी में थे। 95% लोग इसी में थे, समझ में आया। यहां पर देखिएगा, सर रीड फुल लाइन, एक्सप्लेन प्लीज। प्रियांशु सिंह ऑर्डर दे रहे हैं मुझे, रीड फुल लाइन एंड एक्सप्लेन प्लीज। ओके ओके बच्चे, आपको आपके ऑर्डर का ध्यान रखा जाएगा भाई। हाँ आपने क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, यहाँ से, हाँ क्वेश्चन पूछा है, लगातार मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, ठीक है बेटा, देखिएगा। और इन्होंने जो थर्ड एस्टेट था, थर्ड एस्टेट जो था क्या देता था, टेल्ले, टिथे एंड गॉबल, मेन टैक्सेस। देखिए टैक्स ये तीन है, टैक्स एंड टैक्स। जैसे यहां पर होता है ना, अपने करी घरी चरी, किसके समय में था, करी घरी चरी, फिरोज शाह तुगलक के समय में था। तो यहां पर भी टैक्स था, टिल्ले, टिथे, गबल, याद रखना, ये तीन मेन टैक्स थे, क्लियर है ना। इसके बाद भी, ठीक है ना, क्लर्जी और नोबल्स क्या करते थे, इनको अपने खेतों में काम करा लेते थे, और खेतों में कैसे, बेगार कराते थे, कर मतलब बेगार कराते थे, इनको पकड़ के कहीं पर भी ले जाते थे, कुछ भी काम कराते थे। अरे रुक जाओ बेटा हिमांशु, रुको रुको रुको। अच्छा ये बताना अनुज चौधरी, आपको ये हिंदी के पीपीटी से लेना है या नॉलेज से लेना है, ये बताओ। आप हिंदी में ही पढ़ने के लिए आए हो, एयरफोर्स ये जो है एनडीए के एसएसबी कैसे दोगे भाई गोबल कैसा टैक्स था, टैक्स था भाई, अब कैसा टैक्स था। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है हमें, फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं जाना, ठीक है ना। देखिए बर्गजी क्लास, देखिए बर्गजी क्लास क्या है, बर्गजी क्लास भी थर्ड एस्टेट में ऊपर वाले लोग, थर्ड एस्टेट के डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, बिजनेसमैन, ठीक है ना, राइटर्स, फिलोसोफर्स। ये जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही बढ़िया है, कि एसएसबी में इंग्लिश नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है ना। सब हिंदी में बोल रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है। बर्गजी मतलब क्या है, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। फिर से वही कहानी आ गई, फिर से वही कहानी आ गई। जब तक लोग गरीब हैं, जब तक लोग पुअर हैं, तब तक दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू रेज देयर राइट, रेज देयर वॉइस फॉर राइट। लेकिन जैसे ही इनके पास वेल्थ और सोशल स्टेटस आता है, वो फ्रांस के मोनार्क को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ राइट्स मिले, क्लियर है ना, समझ में आया। याद रखना, इसीलिए उन्होंने इन्फ्लुएंस किया किसको, पीपल को, किसके लिए, रेवोल्यूशन के लिए। जो मिडिल क्लास है वही आगे बढ़ता है, इसीलिए कई बार फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्या कहा जाता है, बोर्गेजी रेवोल्यूशन। समझ में आया। अब देखिएगा होता क्या है, यहां पर समझिएगा,
देखिएगा फ्रांस के 3 स्टेट थे ना, 3 स्टेट, समझिए 3 स्टेट थे ना। तो पहला जो था क्लर्जी था, क्लर्जी में अपर जो था ये कैसा था, किंग के साथ रहेगा हमेशा क्योंकि इसको फायदा है। लोअर वाला किसके साथ रहेगा, पीपल के साथ रहेगा, ठीक है ना। और यहां पर देखिए सेकंड स्टेट के बारे में देखिएगा, सेकंड कौन था, नोबल थे। हाँ नोबल्स, अब मेरी बात समझ लो, नोबल्स थे। नोबल्स में भी जो है कोर्ट नोबल किसके साथ रहेंगे, कोर्ट वाले नोबल्स किसके साथ रहेंगे बताओ, कोर्ट नोबल किसके साथ रहेंगे, किंग के साथ, ये किंग के साथ थे। और प्रोविंशियल नोबल किसके साथ होंगे, प्रोविंशियल नोबल किसके साथ होंगे, ये पीपल के साथ रहेंगे। और इसके बाद देखिए थर्ड स्टेट क्या है, थर्ड स्टेट कौन सा है, कॉमन। तो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली कॉमन थर्ड स्टेट में कौन कौन है, अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो, अगर देखा जाए थर्ड स्टेट के साथ कौन कौन है, थर्ड स्टेट के साथ कौन कौन है, पहला तो कॉमन पूरा थर्ड स्टेट है, और दूसरा अब लोअर क्लर्जी भी है, लोअर क्लर्जी भी है। किस बेस पर डिवाइडेड थे, राइट्स के बेस पर, जो सही काम करते थे जो है ना। और तीसरा प्रोविंशियल नोबल्स। किसी ने पूछा था, अब बताइए सर कि ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने कैसे पार्टिसिपेट किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये फर्स्ट स्टेट है, और ये सेकंड स्टेट है। समझ में आया, नॉर्मल लेवल नेम्स नहीं डिफिकल्ट है बेटा, दोनों तीनों स्टेट समझ में आ गए, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट और कॉमन थर्ड स्टेट भी इसके साथ आ गया। बात समझ में आ गई बात, तो इन तीनों ने मिलकर क्या करेंगे, जो रेवोल्यूशन करेंगे। बात समझ में आ गई। आप देखेंगे इकोनॉमिक कॉज, आर्थिक कारणों की बात कर रहे थे, इकोनॉमिक कॉज कैसे है देखिएगा, इकोनॉमिक कॉज देखिएगा मेन चीज जो है, पुअर तो हो गया था, फ्रांस बिकेम पुअर ड्यू टू द फॉरेन वॉर्स ऑफ लुई 14th एंड लुई 15th एंड अदर एक्सपेंसिव वॉर्स, क्लियर है ना। तो लड़ाई के कारण सब गड़बड़ हो गया था। लुई 16th ने सब कुछ सही करने की कोशिश करी भी, लेकिन रॉयल ट्रेजरी और ज्यादा खाली होता गया, किसकी वजह से, जो एक्सपेंसेस किए जा रहे थे क्वीन के द्वारा। मतलब 14th और 15th ने तो लड़ाई लड़ी, 16th में मैरी ने कर दिया काम। बात समझ में आ रही, लाइक करिए एक बार, मैं समझू कि आप लोग हैं। इसी की वजह से लुई 16th के समय ब्लास्ट कर गई इकोनॉमी, और ब्लास्ट कर गई इकोनॉमी तो सबसे पहले उसने किसको अपॉइंट किया, फाइनेंस मिनिस्टर तुर्गों को, सुनते जाइएगा, हाँ तुर्गों को उसने अपॉइंट किया 1774 में फाइनेंस मिनिस्टर। तो उसने क्या किया, मिनिमाइज करना चाहा किसको, एक्सपेंडिचर ऑफ द रॉयल कोर्ट। तुर्गों ने क्या किया, तुर्गों ने ये एक्सपेंडिचर जो है शाही दरबार का खर्चा, हाँ शाही दरबार का खर्चा रोकने की कोशिश की, और उसने राजा को एडवाइस क्या किया, ही ऑल्सो एडवाइज द किंग टू इम्पोज टैक्सेस ऑन एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी। इसने क्या कहा कि भाई थर्ड एस्टेट ही नहीं, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट पर भी टैक्स लगना चाहिए। समझ में आया। लेकिन यहां पर भी क्वीन मैरी एंटोनेट आ जाती हैं और लुई 16th ने तुर्गों को क्या कर दिया, डिसमिस। समझ में आया इतना।
तो तुर्गो जो है कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर फ्रांस का। हो गया या समझ में आ गया? हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं? हिंदी की जरूरत ही नहीं है, इंग्लिश की जरूरत नहीं, सबको समझ में आ गया। अगर कोई पंजाबी और बंगाली में भी समझना चाहता है तो मैं समझाने को तैयार हूं। चलिए ठीक है ना। अगली बात देखिए, अब जो है फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनता है? हाँ, उड़िया, उड़ी उड़ी उड़िया, हो गया ना, उड़ी उड़ी उड़िया। हाँ, फ्रांस नाइकॉट नाइकॉट, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। बांग्लाते बोलছে নাই, ठीक है। बंगाली, हाँ यस, उसी ने हटाया। अब अगला कौन आता है? नेकर। तुर्गो के बाद नेकर को अपॉइंट किया गया 1776 में। अब उसने क्या किया? रिपोर्ट इशू कर दिया। उसने एक रिपोर्ट इशू कर दिया इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टेट की। और ये जब आ जाता है रिपोर्ट, अगर सबको सामने आ जाए कि क्या खर्चा हो रहा है क्या खर्चा हो रहा है, क्या आ रहा है, तो आपको पता है गड़बड़ ही हो रहा था, गड़बड़ ही हो रहा था ना। ये बताइए, जो एक्सपेंडिचर है वो फालतू का ही खर्चा हो रहा था। तो इसने जनता को भड़का दिया, जनता को इसने और भड़का दिया, है ना। पोल खुल गई, और पोल खुल गई तो डिसमिस कर दिया राजा ने। भाई तुझे बनाया था ठीक करने को और तूने पोल खोल दिया, चल भाग। अब उसके बाद किसको अपॉइंट किया गया? कैलोन। एक नया फाइनेंस मिनिस्टर आता है, कैलोन। हाँ, कैलोन आ गया और कैलोन को 1783 में अपॉइंट किया गया। अब उसने क्या किया? नई पॉलिसी बना दी। वो दूसरे से उधार लेने लगा। किससे? भाई घर चलाना है तो उधार लो। किससे उधार लोगे? ये बोरो करने लगा दूसरे देशों से। मतलब जो सेठ साहूकार थे, 7 साल तक, ये 7 साल तक रहा। मतलब काम तो किया होगा, कुछ ना कुछ काम किया होगा, लेकिन जो मेन उसका एक पॉइंट था हटाने का रीजन, वो मैं बता रहा हूं। बात समझ में है ना। तो इसने उधार ले लिया, लेकिन उधार लेने के कारण फ्रांस का जो डेप्ट था, उधार जो है, इतने से बढ़कर इतना हो गया, मतलब जस्ट डबल हो गया। कितने साल में? 3 ही साल में। 3 साल में डबल हो गया। फ्रैंक, समझ रहे हैं? फ्रैंक मतलब करेंसी, करेंसी, समझ में आया? डबल हो गया 3 साल में। अब जो किए कैलोन ने क्या किया? अब टैक्स लगाना चाहिए। कैलोन ने कहा भाई टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ। अब टैक्स लगाओ, किस पर लगाओ? सब पर। कैलोन ने क्या कहा? टैक्स लगाओ सब पर। और यही बात किसने कहा था? यही बात किसने कहा था बताओ? यही बात तुर्गो ने भी कहा था, है ना। इसको भी डिसमिस कर दिया गया। अब इसके पास, राजा के पास कोई उपाय नहीं बचा। राजा तो अब हाथ खड़ा कर दिया। उसने कहा कि मीटिंग बुलाओ, मीटिंग बुलाओ। मीटिंग किसकी बुलाओ? मीटिंग किसकी बुलाई जाएगी? द एस्टेट जनरल। स्टेट्स जनरल, स्टेट्स जनरल मतलब समझ लीजिए पार्लियामेंट। हाँ, अब जो है राजा ने कहा कि देश की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ऐसी है कि जो है स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाओ। अब द स्टेट जनरल की मीटिंग जो होगी उसका मैं आपको हाल चाल बताता हूं, ठीक है ना। उसके पहले अन्य कारण देख लेते हैं। मतलब समझ रहे ना, इकोनॉमिक रीजन समझ में आ गया। आर्थिक स्थिति ऐसी खराब हो गई थी, इकोनॉमिक फैक्टर इतने प्रॉब्लम में आ गए थे कि उसको करना पड़ा। अब देखेंगे, आगे बढ़े। स्टेट जनरल में कौन आएगा? अब मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ आदित्य राज, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो भाई, मैं आ रहा हूँ, उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। देखिए, हर जगह पर ये रहेगा फिलोसोफर, हर जगह पर रहेगा दार्शनिक, ये तो रहेंगे। वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने क्रांतिकारी विचारों को, लिबर्टी इक्वलिटी के विचारों को आगे बढ़ाया। मॉन्टेस्क्यू, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ऐसी है कि स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाओ। अब द स्टेट जनरल की मीटिंग जो होगी उसका मैं आपको हाल चाल बताता हूं, ठीक है ना। उसके पहले अन्य कारण देख लेते हैं। मतलब समझ रहे ना, इकोनॉमिक रीजन समझ में आ गया। आर्थिक स्थिति ऐसी खराब हो गई थी, इकोनॉमिक फैक्टर इतने प्रॉब्लम में आ गए थे कि उसको करना पड़ा। अब देखेंगे, आगे बढ़े। स्टेट जनरल में कौन आएगा? अब मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ आदित्य राज, थोड़ा सब्र करो भाई,
मैं आ रहा हूं, उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। देखिए, हर जगह पर ये रहेगा फिलोसोफर, हर जगह पर रहेगा दार्शनिक, ये तो रहेंगे। वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने क्रांतिकारी विचारों को, लिबर्टी इक्वलिटी के विचारों को आगे बढ़ाया। मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा? देखिए मॉन्टेस्क्यू का विचार, मॉन्टेस्क्यू का विचार क्या था कि राजा डिवाइन राइट्स यानी दैवीय राजत्ववाद सिद्धांत गलत है, उसमें जो है पूरा भगवान नहीं बसते हैं, मॉन्टेस्क्यू ने कहा था। रूसो ने क्या कहा कि राजा भगवान नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब लोगों के विल में, लोगों की इच्छा में सारी शक्ति है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या? राजा और जनता के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। यानी कि रूसो की किताब का नाम क्या है? रूसो की बुक का नाम क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और ये किसके किसके कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं कि राजा को हम राजा बनाते हैं इसलिए नहीं कि अनलिमिटेड पावर यूज करे, इसलिए वो जनता की पॉपुलर विल का सम्मान करे। समझ में आया? इसके अलावा एक इन्फ्लुएंस किसका है? अमेरिकन रेवोल्यूशन का, अमेरिकी क्रांति का भी इन्फ्लुएंस है। और ये अमेरिकी क्रांति का इन्फ्लुएंस मैंने पहले ही पढ़ा दिया है कि अमेरिका का जब सक्सेस होता है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंडिपेंडेंस वॉर, तो फ्रांस के लोगों में भी ये इच्छा जगती है कि जो एरिस्टोक्रेसी एक्सप्लॉइट कर रही है क्लर्जी, और जो एस्टेट उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसके अगेंस्ट लोग आगे बढ़ें। क्योंकि इंग्लैंड में जो रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब क्या है? वही क्लर्जी। अरे भाई क्लर्जी क्या बताओ पुनीत को, क्लर्जी बताइए क्या है? क्लर्जी मतलब क्या है? नाम बताइए। हाई क्लास नहीं, फर्स्ट इज पादरी, मंदिर में पुजारी वगैरह। चलो बाबा जी का, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब मैं एक बार फिर से लेके चलता हूं आपको, एक बार और लेके चलता हूं, ठीक है ना। आप रुकेंगे भाई, रुकेंगे, थोड़ा सब्र करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति 1787 से लेकर 1799 तक रहती है, शुरुआत यहां से और यहां तक, लेकिन इसका एक एग्जैक्ट ईयर क्या है? 1789। क्लियर है ना? ये 1789 है, ठीक है ना। और इसको इसीलिए रेवोल्यूशन ऑफ 1789 कहा जाता है। क्लियर है ना? अब देखिएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें मानवता को क्या दिया है? मानवता को दिया है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का आइडिया, ठीक है ना। एग्जैक्ट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन 1789 14 जुलाई है। अभी मैं सब बताऊंगा। इसके तीन मेन कॉजेस, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, तीनों बता दिए हैं। पॉलिटिकल कॉज में मैंने बता दिया है कि उनके राजा लोग बेकार थे, निरंकुश राजतंत्र था, वो अपने को आप भगवान के अवतार मानते थे। अब जैसे लुई 14 ने क्या कहा? आई एम द स्टेट। लुई 15 ने क्या कहा? आफ्टर मी द डेल, मेरे बाद प्रलय होगी। और लुई 16 क्या कहता है कि ओ व्हाट अ बर्डन ऑफ माइंड एंड दे हैव टॉट मी नथिंग, कितना बड़ा बोझ है और मुझे कुछ नहीं बताया गया है। और इस तरह से प्रॉब्लम्स। और सोशल कॉजेज में मैंने 3 स्टेट की प्रॉब्लम बता दिया, और तीनों स्टेट में 2 स्टेट, मतलब थर्ड स्टेट सबसे बड़ा था लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं मिला था। उसी में से जो मिडिल क्लास उभरता है, दैट इज बर्गजी क्लास, उस बर्गजी क्लास ने ही इस लोगों को आगे बढ़ाया, ठीक है ना। और ये आपको तीनों स्टेट का मैंने कहानी बता दिया। और थर्ड स्टेट यानी कॉमन के साथ कौन कौन था फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का, आपको ये भी बता दिया है। इकोनॉमिक कॉजेस में लुई 16 के समय तक जो प्रॉब्लम्स आई, तो उन्होंने तुर्गो, फिर नेकर, फिर कैलोन को लाया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। और उसके अलावा फिलोसफर्स का इन्फ्लुएंस और अमेरिकन रेवोल्यूशन का इन्फ्लुएंस तो है ही है। क्लियर है इतना? बर्गजी क्लास थर्ड स्टेट का है बेटा, थर्ड स्टेट का ही है बर्गजी क्लास। डॉक्टर और जो है एडवोकेट एंड टीचर्स एंड वो लोग जो है, ठीक है ना। रेवोल्यूशन ओवर नहीं भाई,
देखिए इमीडिएट कॉज क्या है, रेवोल्यूशन का तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण, ठीक है ना। ये तात्कालिक कारण जो है, गवर्नमेंट ने जो बैंक्रप्सी फेस करी थी 7 ईयर वॉर्स के बाद, वो ठीक है, ये भी है, वही चीज है बैंक्रप्सी। और अब बैंक्रप्सी के बाद हुआ क्या, क्या बुलाया गया बताइए, डेब्ट को हटाने के लिए क्या बुलाया गया, एस्टेट जनरल की मीटिंग। समय तक जो प्रॉब्लम्स आई तो उन्होंने तुर्गो, फिर नेकर, फिर कैलोन को लाया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। और उसके अलावा फिलोसफर्स का इन्फ्लुएंस और अमेरिकन रेवोल्यूशन का इन्फ्लुएंस तो है ही है। क्लियर है इतना। बर्गजी क्लास थर्ड एस्टेट का है बेटा, थर्ड एस्टेट का ही है बर्गजी क्लास। डॉक्टर और जो है एडवोकेट एंड टीचर्स एंड वो लोग जो है, ठीक है ना। रेवोल्यूशन ओवर नहीं भाई। देखिए इमीडिएट कॉज क्या है, रेवोल्यूशन का तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण, ठीक है ना। ये तात्कालिक कारण जो है, गवर्नमेंट ने जो बैंक्रप्सी फेस करी थी 7 ईयर वॉर्स के बाद, वो ठीक है, ये भी है, वही चीज है बैंक्रप्सी। और अब बैंक्रप्सी के बाद हुआ क्या, क्या बुलाया गया बताइए, डेब्ट को हटाने के लिए क्या बुलाया गया, एस्टेट जनरल की मीटिंग। क्लियर है, एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। क्लियर है ना। हाँ लिटरेट, हाँ एस्टेट जनरल की मीटिंग आ गई। अब एस्टेट जनरल की मीटिंग में क्या होगा बताइए, मैं एस्टेट जनरल की मीटिंग में होना क्या है समझिए। कुल मिलाके है क्या, एस्टेट जनरल एक जो है मीटिंग है, और इस मीटिंग में यहां पर किंग बैठेगा, और ये फर्स्ट स्टेट है, और ये सेकंड स्टेट है, और ये थर्ड स्टेट है। तो इसमें जो राजा की ये एस्टेट जनरल की मीटिंग है, एस्टेट जनरल की मीटिंग है, ठीक है ना। एस्टेट जनरल की मीटिंग जो होगी, इसमें फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। और इस मीटिंग में क्या मुद्दा था, टैक्स इंपोज करना। क्या करना, टैक्स लगाना। इसमें मुद्दा एक ही था, टैक्स लगाना, ठीक है ना, समझ में आया। और जो टैक्स लगाने का मुद्दा था उसको पास करना। फर्स्ट स्टेट में 300 लोग थे, सेकंड स्टेट में 300 लोग थे रिप्रेजेंटेटिव। ये कौन थे, ये कौन थे, रिप्रेजेंटेटिव, हाँ। और थर्ड स्टेट में 600 लोग थे। अब किंग ने इन लोगों से मिलकर एस्टेट जनरल की मीटिंग में राजा ने क्या प्रपोजल रखा था, पहले ही बता दिया था कि जो भी यहाँ पर प्रस्ताव आएंगे, प्रपोजल आएंगे, उनको हम मेजॉरिटी के आधार पर पास करेंगे। और सबका कितना वोट होगा, किंग ने क्या कहा था, सबको कितना वोट मिलेगा वोट देने को, इनको एक वोट, इनको एक वोट, और इनको एक वोट, 1 वोट फॉर ईच स्टेट। क्लियर है ना, ये था। अब एक वोट अगर मिलेगा तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, कोई भी प्रपोजल पास करा देंगे, और सारा का सारा टैक्स किसको देना होगा, इन्हीं को देना होगा। ये सारा का सारा टैक्स जो है इन्हीं को देना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो इन्होंने बाहर से ही, मिडिल क्लास वालों ने बाहर से ही डिमांड डाल दी कि नहीं, 1 वोट पर रिप्रेजेंटेटिव, यहां वोट देने को। ये कौन थे, ये कौन थे, रिप्रेजेंटेटिव, हाँ। और थर्ड स्टेट में 600 लोग थे। अब किंग ने इन लोगों से मिलकर एस्टेट जनरल की मीटिंग में राजा ने क्या प्रपोजल रखा था, पहले ही बता दिया था कि जो भी यहाँ पर प्रस्ताव आएंगे, प्रपोजल आएंगे, उनको हम मेजॉरिटी के आधार पर पास करेंगे। और सबका कितना वोट होगा, किंग ने क्या कहा था, सबको कितना वोट मिलेगा वोट देने को, इनको एक वोट, इनको एक वोट, और इनको एक वोट, 1 वोट फॉर ईच
एस्टेट। क्लियर है ना? ये था। अब एक वोट अगर मिलेगा तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, कोई भी प्रपोजल पास करा देंगे और सारा का सारा टैक्स किसको देना होगा, इन्हीं को देना होगा। ये सारा का सारा टैक्स जो है इन्हीं को देना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो इन्होंने बाहर से ही, मिडिल क्लास वालों ने बाहर से ही डिमांड डाल दी कि नहीं, 1 वोट पर रिप्रेजेंटेटिव। यहां पर इनको क्या चाहिए था, 1 वोट पर रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि क्या है कि किसी भी तरह से कि, और आपको पता है अगर 1 वोट पर रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा तो इसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास के कई सारे लोग इनसे मिलेंगे। अगर यहां पर होगा तो निश्चित तौर पर 300 और 300 वोट के में से कुछ ना कुछ इनके साथ चले जाएंगे, क्योंकि बहुत बहुत लोग हैं। तो ये जब हुआ तो राजा को लग गया। अब क्या होगा कि जो राजा को लग गया, लुई 16 ने ये जो 1 वोट का जो कॉन्सेप्ट था, पर उसने प्रपोजल ऑफ द थर्ड स्टेट रिजेक्ट कर दिया और ये लोग कहां से, एस्टेट जनरल की मीटिंग से बाहर चले गए। क्लियर है ना? और थर्ड एस्टेट ने बाद में अपने आप को क्या घोषित कर दिया, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और उसी ने बाद में नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फ्रांस ने एब्सोल्यूट मोनार्की को धीरे धीरे खत्म करा और डेमोक्रेसी लाया। समझ में आया? यहीं से सब कुछ होगा। ये चीज क्लियर है ना? अगर आपको समझ में आया तो बताइएगा, ठीक है ना? अब देखिए, और डेमोक्रेसी लाया। समझ में आया? यहीं से सब कुछ होगा। ये चीज क्लियर है ना? अगर आपको समझ में आया तो बताइएगा, ठीक है ना? अब देखिएगा, कॉजेस को एक साथ देख लेते हैं। सोशल इनइक्वालिटी, टैक्स बर्डन ऑन थर्ड स्टेट, राइज ऑफ बर्गजी यानी मिडिल क्लास, राइज ऑफ मिडिल क्लास। लास्ट पॉइंट अभी चलता रहेगा। आइडियाज पुट फॉरवर्ड बाय एनलाइटमेंट एंड फिलोसोफर्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, ड्रास्टिक वेदर एंड पुअर हार्वेस्ट कंडीशन, राइज इन द कॉस्ट ऑफ ब्रेड यानी कि खाने की चीजों में वृद्धि, हाँ, इनइफेक्टिव लीडरशिप ऑफ लुई 15th एंड 16th, पार्लियामेंट सक्सेसफुल ऑपोजिशन ऑफ रिफॉर्म्स यानी कि रिफॉर्म को करना ही नहीं है, और एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल यानी कि विलासितापूर्ण जीवन। अब देखिए रेवोल्यूशन होता क्या है, ठीक है ना? रेवोल्यूशन कैसे होता है देखिएगा। यहां पर मैं आपको बताऊंगा, एक 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 बात बता रहे हैं। टेनिस कोर्ट ओथ यहां पर जो नहीं दिया है उसको मैं बता रहा हूं। 1789 में 20th जून 1789 में ये एक और मीटिंग प्रपोज थी। एक्सट्रावेजेंट मतलब विलासितापूर्ण, एक्सट्रावेजेंट मतलब आइडियाज पुट फॉरवर्ड बाय एनलाइटमेंट एंड फिलोसोफर्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, ड्रास्टिक वेदर एंड पुअर हार्वेस्ट कंडीशन, राइज इन द कॉस्ट ऑफ ब्रेड यानी कि खाने की चीजों में वृद्धि, हाँ, इनइफेक्टिव लीडरशिप ऑफ लुई 15th एंड 16th, पार्लियामेंट सक्सेसफुल ऑपोजिशन ऑफ रिफॉर्म्स यानी कि रिफॉर्म को करना ही नहीं है, और एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल यानी कि विलासितापूर्ण जीवन। अब देखिए रेवोल्यूशन होता क्या है, ठीक है ना? रेवोल्यूशन कैसे होता है देखिएगा। यहां पर मैं आपको बताऊंगा, एक 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 बात बता रहे हैं। टेनिस कोर्ट ओथ यहां पर जो नहीं दिया है उसको मैं बता रहा हूं। 1789 में 20th जून 1789 में ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देंगे। बात समझ में आया? संविधान बनने तक हम काम करेंगे, और यही जो है एक्स्ट्रावेजेंट मतलब विलासितापूर्ण, विलासितापूर्ण जीवन, विलास वाला, भोग विलास वाला, खर्चीला। अब देखना एग्जैक्ट वर्ड विलासितापूर्ण है।
ठीक है 1789 20 जून 1789 को, ठीक है, एक मीटिंग प्रपोज थी। उस मीटिंग में